नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा अध्याय नंबर 5, जो है आपका साम्राज्यों का उदय। तो देखिए, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा चुका हूँ। यदि आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ मैंने आपको कंप्लीट बुक लाइन टू लाइन समझाई हुई है। अब समय है क्विक रिवीजन का, तो आप ये विश्वास रखिए कि जो हम क्विक रिवीजन करेंगे इसमें भी मैं आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटने दूंगा। बस उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल से है, लेकिन यदि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो यहाँ से भी आपका काम 100% हो जाएगा और बिना कोई एक भी फैक्ट छोड़े हम पूरा अध्याय कवर कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है साम्राज्यों का उदय। कि आपने अब तक क्या पढ़ लिया अभी स्टार्टिंग से। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे, अकेले अकेले रहते थे, दो तीन के समूह में रहते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, खाते थे पीते थे, आदि मानव टाइप में। फिर क्या हुआ, उन्होंने थोड़े थोड़े समूह में रहने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने गांव वगैरह रहने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कहलाए आपके जन भाई, क्या कहलाए, जन कहलाए। जब वो एक समूह में रहने लगे, फिर आपके बन गए वो और ज्यादा, उन्होंने बड़े बड़े समूह में वो रहने लगे, तो ये कहलाए आपके महाजनपद। क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। और फिर वो एक बड़े स्तर पर एक साथ रहने लगे, उन्होंने अपना एक क्षेत्र बना लिया, अपना एक सीमाएं बना ली। ठीक है, तो वो कहलाए आपके साम्राज्य। तो हमें जानना है कि हम तक ये पढ़ चुके अब तक कि महाजनपद कैसे बने, लेकिन हमें पढ़ना है महाजनपद से ये साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ। और जो आपका पहला साम्राज्य होगा वो आपका मौर्य साम्राज्य होगा। जो आप चंद्रगुप्त मौर्य है, आपका अशोक महान है, तो उन राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होती जाएगी इस लेसन के माध्यम से। आइडिया आ गया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि साम्राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ। तो पहला साम्राज्य भारतीय इतिहास में कौन सा, आपका मौर्य वंश वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट दे रखी है आपकी अर्थशास्त्र किताब से भी। जो आपकी अर्थशास्त्र किताब है तो उससे दे रखी है। अर्थशास्त्र से ये मत समझना कि इकोनॉमिक्स की है, ये बुक आपकी राजनीति से संबंधित है, राजनीति से आपकी संबंधित है, जो लिखी गई आपकी कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने स्टेटमेंट आपको याद रखना, सिर्फ आपसे एग्जाम में आएगा तो ये पूछा जा सकता है ये वक्तव्य कहाँ से लिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कौटिल्य की जो बुक है आपकी अर्थशास्त्र, उससे लिया गया है। ये जन विहीन देश नहीं हो सकता और देश विहीन राज्य नहीं होता भी, क्योंकि बिना लोगों के क्या देश होगा और बिना देश के राज्य का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, कि लोगों से मिलके क्या बनेगा, देश बनेगा। ठीक है, और देश विहीन राज्य नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आ गई, वक्तव्य आपको सिंपल सा याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया रहा, बिहार की बराबर पहाड़ियों में स्थित सैलकट गुफा। कि बिहार में, यहाँ से देखिए आपको, देखिए जो आपका एनसीईआरटी का फैक्ट है ना, वो आपसे कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। आपको छोटी छोटी चीजें सारी क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। कि जो आपकी बराबर की पहाड़ियां है ना, वो कहाँ है, आपकी बिहार में है। किसने बनाई ये जो गुफा, उसमें बना रखी बराबर की पहाड़ियों में, आप देख सकते हैं गुफा बना रखी, इस प्रकार से दरवाजा लगा रखा है। तो बस आप फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि बराबर की पहाड़ियां कहाँ पर है, आपकी बिहार में। किस राजा ने यहाँ पे गुफाएं बनाई, ये हम अध्याय में सारी चीजें जान लेंगे भी। स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, कुछ कक्षा 7 के भी हो सकता है कि बच्चे इसको देख रहे हो, कक्षा 7 के जो स्टूडेंट है, तो उनको बता देता हूँ क्वेश्चन आंसर की टेंशन ना ले। क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपके अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल की प्लेलिस्ट पे आप एक बार विजिट कीजिए भी। तो चलिए यहाँ से हमारा अध्याय का स्टार्ट होता है अभी। ये देखिए इन दो बच्चों से भी कई बार हम क्या करते हैं कि अध्याय के स्टार्टिंग में वार्तालाप दी होती है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है इसमें, और इसकी वार्तालाप में ही कुछ फैक्ट होते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं और वहां से चीजें हमसे स्टार्टिंग में स्किप हो जाती है। तो मैं बता देता हूँ, ये दो बच्चे हैं ना, आपको वैसे बता देता हूँ, ये दो बच्चे हैं तो इनके पास यंत्र आ गया। यंत्र किस प्रकार का, कि वो भूतकाल में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि चलो हम कौन से नगर में जाएंगे भी।
ठीक है। तो इस बच्चे ने कहा कि हम जाएंगे पटना में। कहाँ पे जाएंगे? पटना में। और पटना में जो पहले नाम था, आज हम बिहार की जो राजधानी पटना, उसको पटना नाम से जानते हैं, लेकिन जब हम प्राचीन काल में जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, तब हमें उसका नाम मिलेगा पाटलिपुत्र। क्या मिलेगा? पाटलिपुत्र। और ये दोनों अपने यंत्र का प्रयोग करके कहाँ पहुंच जाते हैं? पुराने पाटलिपुत्र में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं क्या क्या चीजें घटित हो रही थी। यहाँ तक प्लेटफॉर्म तैयार आपका? तो चलिए आप भी हमारे साथ कहाँ चलिए, पाटलिपुत्र। इन बच्चों के यंत्र हम भी यूज में लेते हैं और चलते हैं पाटलिपुत्र भी। आपको खुद से महसूस करनी सारी चीजें, आपको तभी सारी चीजें याद रहेंगी भी। तो जैसे ही बच्चे पाटलिपुत्र पहुंचे तो उन्हें ये कुछ दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दृश्य आपको इनको नजर आया भी। कौन सा? ये दृश्य नजर आया कि इस प्रकार से एक सेना पुल के ऊपर से गुजर रही है, आपको दिख रही होगी। ये पुल के ऊपर से गुजर रही है और साथ में एक जो लड़की थी वो किससे बात कर रही थी? एक घुड़सवार से बात कर रही थी। आपको सेना तो दिख गई। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे का दृश्य भी। आप भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं, आप भी हमारे साथ पाटलिपुत्र पहुंच चुके हैं, तो आपको भी वो सेना दिखी होगी। तो वहां पे क्या थी? एक लड़की थी, वो एक घुड़सवार से बात कर रही थी भी। ठीक है, वो घुड़सवार चला गया। फिर ये दोनों बच्चे या फिर हम सब भी कहाँ मिले? उस लड़की से हमने बातें की और उस लड़की से पूछा कि आप कौन हैं? तो उस लड़की ने बताया मेरे पिताजी एक लोहार है और जो मेरे काका है, मतलब चाचा है, वो क्या है? सेना में काम करते हैं। तो फिर हमने उससे पूछा ये जो सैनिक जा रहे हैं ना, तो ये कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा ये क्या करने जा रहे हैं? युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं? युद्ध लड़ने जा रहे हैं। किसके साथ? पड़ोसी राज्य के साथ। ये नहीं कि पड़ोसी राज्य के हर एक पड़ोसी लड़ना, जो इनको परेशान करता है भी। ठीक है। और देखिए दोनों ही चीजें इनको परेशान करती है। एक तो युद्ध भी इनको परेशान करता है, क्योंकि युद्ध में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हानि होती है। ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि ये आज जा तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये लौट के कब आएंगे भी। ठीक है। अब देखिए भी, यहाँ से आपको चीजें दिखाई देंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हुई। कहा कि आपसे मिलकर प्रशंसा हुई। हमारे नाम बविशा और दुरव है भी। हम उस लड़की को कहते हैं कि हम बविशा और दुरव हैं, आप भी साथ हैं भी। तो कहता है कि वे पड़ोसी राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जो हमें निरंतर संकट में डालता है भी। ठीक है। संकट में दोनों चीजें डालती। वो आपका पड़ोसी राज्य है जो इनके साथ अत्याचार वगैरह करता, इनको परेशान करता होगा। तो उसने कहा कि और युद्ध भी संकट में डालता है, इसलिए लड़ने जा रहे हैं। हमारे राजा जब तक संभव हो युद्ध से बचते हैं भी। उसने कहा कि हमारा जो राजा है ना, जब तक पॉसिबल हो युद्ध नहीं लड़ता भी। ठीक है। परंतु आवश्यकता होने पर अपनी प्रजा की रक्षा भी करते। यहाँ पे एक राजा का कर्तव्य बताया गया है भी कि राजा क्या है? प्रजा की रक्षा की जिम्मेवारी किस पे थी उस समय? राजा पर थी। किस पर थी? राजा पर थी। जिन तलवारों को ये सैनिक ले जा रहे हैं उनमें कई तलवारों को गढ़ने मेरे पिता की ने सहायता की है और मेरे काका उन सैनिकों में से एक है। मैं तो उन्हें विदा करने आई थी, मुझे नहीं ज्ञात कि वे कब लौटेंगे। अब यहाँ से देखिए एनसीईआरटी आप पढ़ तो रहे हैं, चीजें आप यहाँ से क्या पता चली? एक तो राजा की जिम्मेवारी पता चली भी। क्या पता चली? एक राजा की जिम्मेवारी पता चली और एक आपको पता चली कि वहाँ की वर्ण व्यवस्था के बारे में। जो ये लड़की है इसका पिता लोहार था। इसका पिता था वो तो क्या काम कर रहा था? तो वो काम कर रहा था आपका लोहार का, हथियार बनाने का, तलवार बनाने का। लेकिन इसका जो चाचा है वो काम क्या कर रहा था? वो था आपका सेना में। इसका मतलब कि जो जाति व्यवस्था थी, आप लोगों को अपने मन के अनुसार अपना जो चीजें पसंद हो वो चुनने का अधिकार था, अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार था। देखो कहाँ से लिखने को बता सकता था कि लोग अपने मन, लेकिन इसने घुमा फिरा के बातें बताई है कि ये बातें बताने का क्या मतलब है। आपको यही चीजें एनसीईआरटी में सीखनी है और यही चीजें आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है। यहाँ से हमें दो चीज पता चली कि जो जिम्मेवारी थी प्रजा की रक्षा की वो राजा की होती थी, या राजा युद्ध लड़ते थे। और दूसरा, जो आपका व्यवसाय चुनने का अधिकार होता था, कोई भी व्यक्ति अपना मनपसंद व्यवसाय चुन सकता था उस समय में भी। उन्होंने कहा मैं तो उन्हें विदा करने आई थी, मुझे नहीं ज्ञात कि वे कब लौटेंगे। अब ये नहीं पता कि युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध शायद लंबे चलते, हो सकता है 2 दिन में खत्म हो जाए या फिर 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए। उन्हें नहीं पता कि युद्ध खत्म कब होगा अभी। अब वे एक सेतु की तरफ देखते हैं भी। सेतु मतलब पुल। पुल अब कहाँ से आ गया पाटलिपुत्र में? तो ये बात हम देखते हैं, क्या पाटलिपुत्र में कोई नदी बहती है या फिर किसी और प्रकार का पुल हम देखते हैं भी।
तो उस पुल से होके जो सैनिक थे ना वो बाहर जा रहे थे। कुछ सैनिक अश्वों पर सवार है और सेना के प्रमुख हाथियों पर विराजमान है। इसके पश्चात तीनों बच्चे उसी सेतु से नगर में प्रवेश करते हैं। एक पुल था, उससे सेना बाहर जा रही थी लड़ने के लिए, उसी सेतु से क्या है, तीनों बच्चे नगर में प्रवेश करते हैं भी। अब सेना का विवरण किस प्रकार से दिया गया कि सेना में आपके घुड़सवार भी होते थे, आपके हाथी भी सेना में होते थे। तो अब बात करते हैं ये पुल की भी। तो उसने कहा कि ये पुल किस प्रकार का, क्या इसके ऊपर नदी है भी, इसके नीचे नदी है क्या, कोई नदी बह रही है क्या? तो उसने कहा यह सेतु हमारी सुरक्षा करता है। हीरा ने समझाया, जब भी नगर पर आक्रमण का संकट होता तब इसे ऊपर उठा लिया जाता है। यह नदी नहीं है बल्कि एक गहरी खाई है। जब यह चल सेतु ड्रॉबिज बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, चल सेतु, जिस सेतु को हम उठा सकते हैं, पुल को उठा सकते हैं, उसको चल सेतु बोलते हैं, ड्रॉबिज कहा जाता है। तो दुर्ग तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। क्या तुम दूर स्थित पर्वतों और, देखिए पहले यहाँ से चीजों को, पुल के बारे में समझिए भी। तो ये उनका नगर था जहाँ पे वो रहते थे। चीजें क्लियर हैं? तो यहाँ चारों ओर उन्होंने क्या कर लिया था, खाई खोद ली थी, गहरी भी, गहरी खाई खोद ली थी उन्होंने, गहरी भी और चौड़ी भी, ठीक है। और इस पे उन्होंने क्या कर लिया था, एक पुल बना लिया था इस प्रकार का। चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि चारों तरफ आपने खाई खोद लिया अपने गांव की, मान लीजिए, और आपने एक पुल लगा दिया, ठीक है। जब आपका कभी भी आपको लगे कि दुश्मन सेना आपके गांव पर हमला कर सकती है, तो आप क्या करेंगे, उस पुल को उठा देंगे। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इस पुल को कैसे उठाएंगे, इतना हैवी? वो इस प्रकार से बनाया गया था कि उसको उठा सकते थे। अब ये नहीं कि एक आदमी उठा देगा भी, इसको घोड़ों के द्वारा, हाथियों के द्वारा इसको इस प्रकार से उठा देंगे तो ये खाई यहाँ से हो जाएंगी, तो दुश्मन सेना आप पर अटैक नहीं कर पाएंगी। आपको आगे बात समझ में? तो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पर नगरों के लिए भी। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि उन्होंने कहा कि क्या तुम दूर स्थित पर्वतों और वनों को देख रहे हो? उसने कहा कि दूर जो पर्वत है और वन है उनको जरूर देखिए भी। ये हमें इमारती लकड़ियां, औषधि और बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। अब मगध की बात हो रही है कि पास में उनके जंगल भी है भी, वन भी है, और वो वन से इमारती लकड़ी हैं आपके और बहुमूल्य संसाधन प्राप्त करते हैं। हाथियों को भी वहां से लेके आते हैं और वो फिर हाथियों को ट्रेन कर देते हैं। अब आप देखिए मगध की सारी बातें आपको समझ में आने धीरे धीरे। अब मगध के आसपास वन है, पहाड़ भी हैं, ठीक है, उनसे वो लकड़ियां प्राप्त करते हैं। वो उसके आसपास हाथी पाए जाते हैं और हाथियों को ट्रेनिंग करके अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं, और हाथी आने से सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आई? उस पर्वत में वह खुला हुआ बाग क्या है, ध्रुव ने पूछा। वह एक गुफा है, हमारे राजा ने भिक्षुओं के लिए बनवा रहे हैं, और मुझे आशा है कि जब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम वहां जा सकेंगे। तो वहां उसको नजर आया कि इस प्रकार का, मान लेते कि पर्वत है और इस प्रकार का खुला बाग था, मतलब इस प्रकार से एक आकृति बनाई हुई थी। तो हमने भी दिखाई दी, आपको भी दिखाई दी, आप तो साथ देख रहे हैं। तो वहां पे आपने पूछा ये क्या है भाई, तो उसने कहा ये एक गुफा है और ये भिक्षुओं के लिए बनाई गई है। भिक्षु मतलब बौद्ध भिक्षु, मतलब बौद्ध धर्म का उस टाइम पे बोलबाला था वहां पे। किसमें? आपका मगध में, पाटलिपुत्र। जो मगध आपका था महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र में क्या था, ये सारी चीजें घटित हो रही थी। अब तक आपको कई रिविजन करें बातचीत से। कई बार हम क्या करते हैं, बातचीत को समझते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं कि अब क्या कर रहे हैं बच्चे, बातचीत तो कर रहे हैं, आप सोचते हैं इसका क्या मतलब है सामाजिक के पार्ट में, इसको स्किप कर दीजिए। अब तक हमें क्या पता चल चुका है, ये चीज मुझे बताइए भी। अब तक आपको पता चल चुका है कि एक राजा है, राजा क्या करता है, प्रजा की रक्षा करता है। और क्या है आपका व्यवसाय है, वो क्या है आपका मन के अनुसार चुन सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने रक्षा प्रणाली आपका वो पता चल गई, खाई वाली आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने पता वन है, वन से संसाधन प्राप्त होते हैं, इमारती लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। पास में क्या है आपकी पहाड़ियां भी है, पहाड़ियों में जो आपके भिक्षुओं के लिए गुफा बनाई जा रही है, चीजें हमने अब तक पता कर ली भाई। वे पाटलिपुत्र में घूमते भव्यता निभाते, वो आपकी जो ऊंची कास्ट प्राचीरें थी, जिन्हें पर प्रहरी मीनारे, भव्य राजमहल, भवन और जीवन सड़कें हैं। ईरा एक चहल पहल वाले बाजार की ओर संकेत करती, जहां दूर देशों के व्यापारी आए हैं। अब उन्हें एक बाजार दिखाई दिया, मार्केट में हम चलते हैं और मार्केट में हमने देखा ये तो व्यापारी आए हुए हैं। व्यापारी भी कौन, दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आए हुए थे बाजार में भी।
प्रस्थान से पूर्व आपको हमारे मुख्य बाजार का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। हमारे महाराज समस्त दिशाओं से आने वाले यात्रियों का स्वागत करते हैं, मतलब सभी यात्रियों को वहाँ पे। अतः यहाँ आपको चीन के रेशमी वस्त्र, दक्षिण भारत से आए मसाले, बहुमूल्य रत्न, विभिन्न क्षेत्रों के उत्तम वस्त्र, सब कुछ मिलेगा। पाटलिपुत्र में वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब यहाँ के व्यापार के बारे में बता दिया कि व्यापार में बहुत सारे देशों के साथ ये व्यापार करते थे, अपने इनके रिश्ते थे, ठीक है। और खासकर आपको बताया गया है कि चीन के रेशमी वस्त्र भी यहाँ मिलते थे। और दक्षिण भारत से क्या क्या चीजें आती थी? मसाले एवं बहुमूल्य रत्न तथा विभिन्न क्षेत्रों के उत्तम वस्त्र। मेन आपको दो बताए हैं, चीन के रेशम से आता था, चीन से क्या था? रेशमी वस्त्र। और जो आपके दक्षिण भारत से मसाले एवं बहुमूल्य रत्न यहाँ आपके मार्केट में आते थे। ये बात आपको आगे समझ में। आपको मार्केट जहाँ क्या दो यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी, ठीक है, और जिन पर प्रहरी मीनार देवी, मीनारे ऊंची ऊंची इमारतें थी, और उस पे क्या थी? आपने देखा होगा कि कई बार ऊंची बिल्डिंग होती है, उन पे एक जो आपका बॉडीगार्ड है या फिर कोई सैनिक खड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि इस प्रकार से इमारतें थी, इस प्रकार से आपको दिख रहा, और इस पे एक सैनिक खड़ा होता था इसमें, इसके अंदर। तो उसको हम बोलते प्रहरी मीनारे भी। भव्य राजमहल था भी, मतलब राजमहल था वो काफी शानदार था। और ये आपकी प्रहरी मीनारें होती हुई, प्रहरी मतलब जो आपके पहरेदार को खड़ा होने के लिए जो मीनार बनाई जाती ना, उसको प्रहरी मीनार बोलते हैं। ठीक, अब है कि वे लोग क्या कर रहे हैं अभी। इशारों में पूछ रहा है कि मार्केट में अंदर जा चुके हैं, कि वे लोग क्या कर रहे हैं अभी। तो वे लोग कला दिखाने वाले नट हैं भी, उनको क्या बोलते हैं? एक्रोबेट बोलते हैं। ये लोग मानव स्तंभ बनाते हैं, गीत गाते, नृत्य करते, लघु नाटक प्रस्तुत करते, ताकि जन सामान्य का मनोरंजन हो सके। कभी कभी ये हमारे राजा के समक्ष भी प्रदर्शन करते, मतलब वहाँ के जो अलग अलग प्रकार से खेल दिखाने वाले, कभी रस्सी पे चलने वाले होंगे, ठीक है। तो उसने कहा ये नट हैं भी, ठीक है। आपके बुजुर्गों को पता चलेगा नट क्या होते हैं भी, तो खेल दिखाने वाले, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन और ज़्यादा कर देंगे। आपको शायद आपके गांव में भी आए हुए हो कभी, ठीक है, कभी वो साइकिल से वगैरह से यूज करने लगे आजकल तो बाइक वगैरह यूज करने लगे। तो वो अलग प्रकार के अपनी कलाकारियाँ दिखाते हैं भी। अब बात करते हैं राजा के बारे में। इसने कहा कि राजा तो तुम्हारे बड़े शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, कि वो सेना लेके जा रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, और बड़े बड़े राजभवन हैं, बड़े बड़े महल है, इतना शानदार बाजार है, विदेशों से व्यापारी आते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि राजा तो बड़ा शानदार होगा, यहाँ का बड़ा शक्तिशाली होगा भी। क्या वे पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते हैं क्या? उसने कहा इससे भी कहीं अधिक, वे नगर से बाहर दूर तक एक व्यापक क्षेत्र पर शासन करते हैं, जिसमें असंख्य ग्राम, नगर और जनपद उनके अधीन हैं। मेरे काका ने मुझे बताया कि घोड़े पर यात्रा करके राजा की सीमा तक पहुंचने में लगभग 2 माह का समय लग जाता। उसने कहा कि हमारे राजा का शासन उस पाटलिपुत्र ही तक है क्या? हमने पूछा उसे, बोला नहीं नहीं, हमारे राजा के शासन में बहुत सारे क्या है, नगर शामिल है, जनपद शामिल है, ठीक है, असंख्य गांव शामिल है, ठीक है। यदि हम घोड़े पे यात्रा करें ना, और हमें हमारे राजा के शासन तक जाना हो, तो 2 महीने का समय लगेगा इसको पार करने में, ठीक है। उसी कहा कि हमारे काका ने उसको बताया है भी। तो उसने कहा ये तो एक राज्य से तो बड़ा हो गया अभी, क्या हो गया? तो आप इसे क्या कहती हैं? तो इसे साम्राज्य कहा जाता है, ईरा ने गर्व से कहा भी। उसने कहा ये राज्य नहीं है, राज्य से भी बहुत बड़ा है, और यही क्या है? आपका साम्राज्य है। अब साम्राज्य किससे बनता है अभी? अब हम समझते हैं भी। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है, बहुत सारी चीजें हमने जान ली। अब थोड़ा सा लेसन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे भी। एम्पायर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पायर, वो वाला एम्पायर नहीं, आउट वाला एम्पायर होता है साम्राज्य। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्पेरियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्चता। साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्य अथवा क्षेत्रों का एक संघ होता था भी। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आप प्रॉपर याद कर लेना, कि जो आपका साम्राज्य था ना, साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों का एक संघ होता था। जो आपको मेन लाइन होगी जिसपे आप विशेष फोकस देना होगा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी। इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उन पर एक शक्तिशाली शासक या समूह शासन करता था। यद्यपि इन छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा होते थे, किंतु वे सभी सम्राट के अधीन होते थे भी, ठीक है। अब देखिए,
पूरा एक राजा है, उसने क्या किया, हम मान लेते हैं आपका कोई गांव है भी, आपके गांव का सरपंच है, वो आपके गांव का राजा है भी, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले अपनी सेना उसने बना ली, अपनी सेना को लेके आपके पड़ोस के गांव वाले पे क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। उस गांव के जो सरपंच है, सरपंच ही मान लीजिए, राजा को हरा देगा। अब वो क्या करेगा, उस पर डायरेक्ट शासन नहीं करेगा, वो कहेगा कि चलो तुम मुझसे हार गए, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, आज से तुम मेरे नाम के अंडर शासन करोगे। तो उसपे कुछ कंडीशन लगा देता है कि तुझे शासन तो ही करेगा, ठीक है। ये नहीं कि वो अब आपके गांव का राजा आपके पड़ोसी गांव का राजा बन जाएगा, शासन तू ही करेगा, तुझे हर महीने मुझे इतना टैक्स देना है, सेना रखनी है, जो जो कंडीशन है वो अपनी बता देगा, यही बताया गया है अभी, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि इन छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा होते थे, किंतु वे सभी सम्राट के अधीन होते थे। सम्राट जो आपका गांव का राजा जो बाकी गांव के राजाओं को आता जा रहा है, वो पूरे एक एरिया पे, बड़े से एरिया पे कब्जा कर लेगा और वो वहां का सम्राट कहलाएगा भी। सम्राट अपनी राजधानी से जो सामान्यतः आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलाता था। अब थोड़ा सा राजधानी के बारे में समझ लीजिए भी। उसने कहा कि राजधानी से क्यों शासन चलाता था भी राजा, और कहीं से क्यों नहीं भी, ठीक है। राजधानी मतलब एक ऐसा क्षेत्र होती थी राज्य में जहां से उसके लिए शासन करना बिल्कुल क्या हो, आपका कुशल हो भी, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई राजधानी, देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बात राजधानी बताता हूँ, पाटलिपुत्र वाले की जो आपकी राजधानी थी ना, यहाँ से थी भी, यहाँ आपको पता है वो तीन तरफ से तो पहाड़ियों से घिरी थी उसकी राजधानी, ताकि उस पर कोई जल्दी से आक्रमण न कर सके, उसका बचाव हो गया। आगे वो जल्दी से उसके पास पास उसको जो जमीन भी यहाँ की उपजाऊ थी, तो राजधानी में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता था। तो राजधानी की जो आपकी लोकेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, और राजा अपनी राजधानी ऐसी जगह बनाता था जहाँ से वो क्या हो कि आसानी से शासन कर सके भी, उसको पूरे राज्य की जानकारी आसानी से मिल सके भी, ठीक है। तो इसलिए राज्य जो आपका राजा है वो शासन कहाँ से करता है, वो शासन करता है आपका राजधानी से भी, ठीक है। जो आपका प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, प्रशासनिक दृष्टि मतलब राज्य का शासन चलाने की दृष्टि से भी, ठीक है। संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलाता था वहां से भी। आर्थिक आपको समझ गए, मतलब उस क्षेत्र से आपका बहुत बढ़िया, जैसे पाटलिपुत्र उन्होंने बनाई थी, वहाँ भूमि उपजाऊ थी, आसपास जंगल थे, पहाड़ी थी, मतलब सारी चीज बढ़िया थी, इसलिए राजा ने पाटलिपुत्र को क्या बनाया, राजधानी बनाया। अगर राजा ही जिस क्षेत्र में रहता, अगर वही भूमि खराब हुई, वहीं पे फसलों की कमी हुई, वहां पे हर चीज की कमी हुई, पानी की कमी हुई, तो फिर कैसे प्रकार से शासन चलेगा भी। इसलिए जो राजधानी है आपकी, प्रशासनिक दृष्टि से मैंने आपको बता दिया कि वो आपका इस पूरे राज्य पे उसकी नजर होनी चाहिए, किस साइड से क्या हुआ है। मान लो कि अब वो राजधानी यहाँ ले आए भी इस क्षेत्र पे, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो राजा को कितना समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में। अगर वो इस प्रकार के क्षेत्र में कि जल्दी से हर क्षेत्र में उसकी पहुंच हो जाए, इस प्रकार से उसकी राजधानी होनी चाहिए भी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जैसे सम्राट, सम्राट जिसका अर्थ है सर्वोच्च शासक, अधिराज या अधिपति, तथा राजा अर्थात राजाओं का राजा, तो ये शब्द आपके प्रयुक्त हुए हैं भी पुराने जो संस्कृत ग्रंथ है ना, तो उसमें क्या क्या शब्द प्रयुक्त हुए हैं, ये शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए भी। सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द इसको स्पष्ट करते हैं भी, ठीक है। जैसे सम्राज जिसका अर्थ है सर्वोच्च शासक भी, सम्राज शब्द यूज हुआ है आपका सम्राट के लिए जिसका है सर्वोच्च शासक। अधिराज या अधिपति या राजाधिराज शब्द ही जिसका अर्थ है राजाओं का राजा, अधिराज राजाओं का राजा, अधिपति भी राजाओं का राजा, और जो राजाधिराज है ये भी राजाओं का राजा। ये शब्द सम्राट के लिए प्रयुक्त हुए हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। सम्राट नाम नहीं था उसके समय, क्या क्या नाम यूज हुए हैं आपका, सम्राज हुआ है आपका, अधिराज, अधिपति तथा राजाधिराज शब्द आपको प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलेंगे। भारतीय इतिहासों साम्राज्य से परिपूर्ण रहा कि भारतीय जो इतिहास है ना, उसमें साम्राज्य बहुत बड़े बड़े हुए हैं भी। वे अस्तित्व में आए, विस्तृत हुए, कुछ समय तक बने रहे, फिर उनका पतन हो गया और फिर वो खत्म हो गए। जैसे सबसे पहले आपका मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य अपना धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद आपका बिंदुसार आया, ठीक है। बिंदुसार ने क्या किया आपका, फिर बढ़ाया। फिर आपका कौन आया, अशोक आया,
ठीक है, अशोक ने बढ़ाया, तो इस प्रकार से बढ़ाया, लेकिन लास्ट में उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, और आपके उत्तराधिकारी कमजोर होने के बाद उनका जो पूरा साम्राज्य था जो उन्होंने अपने अंडर किया था, वो टुकड़ों में बट गया और अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो ये बता रहा है कि इस प्रकार से बहुत से साम्राज्य आए, कि फिर गुप्त साम्राज्य हुआ आपका, ठीक है। फिर मुगलों ने भी अपना बहुत बड़ा क्षेत्र बढ़ा लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि कई साम्राज्य आपके भारत के इतिहास में आए हैं अभी। धीरे धीरे हम सबकी बात करेंगे, हिस्ट्री हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सभी साम्राज्यों के बारे में आपको पता चलता जाएगा अभी। वस्तुतः अंतिम साम्राज्य जिन्होंने इस उपमहाद्वीप पर शासन किया वह एक शताब्दी पूर्व तक अस्तित्व में आया था, परंतु इस समय पर चर्चा करने का नहीं है। तो उसने कहा कि एक जो साम्राज्य था आपका मुगल साम्राज्य, वो आपका लगभग उपमहाद्वीप पर शासन किया, वो एक शताब्दी पूर्व तक अस्तित्व में रहा भी। जो 1857 की क्रांति के आसपास भी आपको पता है कि मुगलों ने, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने क्या किया था 1857 में भी, भारतीय जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था। मतलब वो तब तक अस्तित्व में रहा था, उनका थोड़ा सा हिस्सा उनके अंडर, ठीक है। लेकिन अभी उसका जिक्र हम नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से भी, जिससे यह समझ सके कि प्राचीन काल में साम्राज्य किस प्रकार कार्य करते, उन्हें भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को कितनी गहराई से प्रभावित किया, कि हम सारे साम्राज्यों को पढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे, और ये जानेंगे उन्होंने भारतीय राजनीति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को कितनी गहराई से प्रभावित किया भी। सबसे पहले देखिए आपको साम्राज्य की विशेषताएं भी। अधीन राजाओं और राजाओं पर नियंत्रण, साम्राज्य विस्तार या बाहरी आक्रमणों हेतु, रक्षा हेतु सेना रखना भी, ठीक है। तो सबसे पहले जिम्मेवार ये है कोई भी राजा की, तो उसको क्या करना है, जो अपने अधीन राजा है ना, धीरे धीरे समझिए इसको, जो उनके अधीन राजा है उन राजाओं पर नियंत्रण रखना भी। ये नहीं कल को कोई राजा कह दे मैं आजाद हूँ, जो राजा ने कंडीशन रखी है धन देने की, उन पे उनका फॉलो न करे भी। साम्राज्य विस्तार, ये नहीं कि आपको दो चार गांव अंडर कर लिए और राजा बन के बैठ गया, साम्राज्य उसको विस्तार भी करना पड़ेगा। और बाहरी आक्रमणों से रक्षा है तो उसको सेना भी रखनी पड़ेगी, यदि एक साम्राज्य आपको बनाना है। आपने जो राज्य अधीन किए हैं उनको क्या करना है, नियंत्रण में रखना है। नए राज्य जीतने हैं, और उसके अलावा दो दुश्मन आप पर हमला करेंगे, ये न हो कि आपको ही कोई गुलाम बना ले भी, आपको ही क्या कर ले, कोई गुलाम बना ले, तो ऐसी कंडीशन न आए भी। दूसरी बात है शासन संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र का एवं संचालन क्षेत्रों के प्रबंधन, कर संग्रह, विधि व्यवस्था बनाए रखना। मतलब आज जो भी होता है भी, आपका जो कर लेना है, आपको टैक्स लेना है, टैक्स लेंगे तभी तो आप राज्य चला पाएंगे, वरना सेना के लिए खर्च वगैरह कहाँ आएगा, तो उसका उचित प्रबंध करना, सेनाओं का उचित प्रबंध करना, ठीक है। शासन निर्माण उचित प्रबंध करना, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सारी चीजों का प्रबंध करना भी होता है अभी, ठीक है। ये नहीं कि आपने ये कर लिया तो सारी चीजें आपके काम चल जाएगा अभी। उसके बाद हम करते हैं तीसरी विशेषता भी। तीसरी विशेषता आपको क्या बताई गई है, जो तीसरी विशेषता आपको बताई गई है, विधि निर्माण, मुद्रा निर्गत, मापतोल की मानक प्रणाली की स्थापना तथा व्यापार का नियमन। फिर आपको क्या करना, शुरू तक की स्टार्टिंग में तो आपको कुछ ज्ञात नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि विधि निर्माण, मुद्रा निर्गत भी, की विधि का निर्माण करना पड़ेगा, कानून वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मापतोल की मानक प्रणाली की स्थापना आपको करनी पड़ेगी, और व्यापार का नियमन, कि व्यापार के लिए भी आपको एक पद्धति का विकास करना पड़ेगा भी। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, तो उस पे जो आपका संसाधन, जो आपके राज्य में संसाधन वगैरह आ गए, सारी चीजें आ गई, तो उनका आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करने पड़ेंगे, और उसका नियमन, उसके लिए भी आपको रूल और कानून बनाने पड़ेंगे भी। कला साहित्य और उसका भी प्रोत्साहन करना पड़ेगा हर चीज का। तो ये आपकी क्या थी, राजाओं पर केंद्रीय भी, सम्राट की अपने अधीन राज्यों, राजाओं पर केंद्रीय प्रथा, और उनका भी आपको क्या प्रशासन बड़े अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा। एक बार मुझे पीडीएफ दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, तो 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। आपको अध्याय समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। आप देखिए इस प्रकार से एनसीईआरटी की बुक आप खुद भी निकाल सकते हैं, कि आपको एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक भरना है। यहाँ पे आप क्लास स्टार्ट करेंगे, आप जैसे आपकी क्लास होगी 7th, और फिर आपको सोशल साइंस, और यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कौन सा मीडियम में, तो समाज का अध्ययन, और इस प्रकार से आप आगे जाएंगे, और आपके पास इस प्रकार से लेसन आ जाएगा। हमें कौन सा चाहिए, लेसन नंबर 5,
तो लेसन नंबर 5 आपका, या डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, और डाउनलोड करके आप ओपन कर लीजिए भी। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगी ये चीज़ें। समझ में आ गई? अभी तो 30 मिनट हुई है, लेसन हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, और आपको सारी चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी। इससे बढ़िया देखिए, मजाक वगैरह नहीं होता मुझसे क्लास में, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अभी, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सीरियसली पढ़ाना। यदि कोई बच्चा, एक बच्चा भी सीरियस होकर पढ़ता है, तो ये मेरी खुशनसीबी है भी। तो ये चीजें हमने देख ली, राजा की क्या क्या जिम्मेवारियां होती थी। अब हम पढ़ते हैं, सामान्यतः सम्राट स्थानीय राजा या प्रमुखों को अपनी प्रतिनिष्ठा और भेंट बदले अपने क्षेत्रों का प्रशासन अनुमति देते थे। इस लाइन से मुझे क्या कहना चाहता है, ये कहना कि जो आपका सम्राट स्थानीय राजाओं को, जो स्थानीय जिसको आपने जीता है, आप राजा हैं, आपने किसी क्षेत्र को जीत लिया, तो जो उस क्षेत्र का, जो आपने क्षेत्र जीता है उसका जो राजा है वो वहां का क्या कहलाता था, स्थानीय राजा भी। या फिर उनका जो प्रमुख होता था, अपने प्रति निष्ठा या भेंट के बदले भी, वो, आपने किसी राज्य को जीत लिया तो उस क्षेत्र का राज्य कहता था कि मैं आपके प्रति ईमानदार रहूंगा, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आपको हाजिर रहूंगा। और साथ साथ वो क्या करता था, राजा को उपहार भी देता था कि ये लीजिए, आपको मेरी तरफ से उपहार ले लीजिए। और फिर राजा क्या करता था इसके बदले, ठीक है, राजा उनको कहता है ठीक है, तू अपना शासन कर ले, लेकिन ध्यान रखना, एक तो लगातार जो चीजें उसने कुछ डिमांड रख देता था कि इतने रुपए मुझे चाहिए, इतने घोड़े मुझे चाहिए, हर साल जो भी डिमांड, तो ये चीज पहुंचाते रहना, और कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना, दुश्मन राज्य का साथ मत देना, जब भी मुझे जरूरत पड़े तब हाजिर हो जाना। उसने कहा ठीक है श्रीमान जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भी। प्रशिक्षित सेनाएं भी, यहाँ पे देखिए, पड़ोसी राज्य को जीतने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने तथा साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु भेजी जाती थी। तो ये प्रशिक्षित सेना वो जा रही थी, उसके क्या काम थे, या तो आक्रमण कीजिए, जो अपना राज्य है उसकी रक्षा कीजिए, ठीक है, और उसके अलावा क्या था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे साम्राज्य की सीमाओं पर दुर्ग युक्त नगर निर्मित किए जाते थे। दुर्ग युक्त भी, जो साम्राज्य की सीमा थी ना, उन पे दुर्ग युक्त भी, दुर्ग युक्त, ये देखिए भी, ये इस पे दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग का मतलब आज के जमाने में होता किला भी, ठीक है, लेकिन वहां पे हम जाएंगे, वहां पे मतलब होता उस समय में कि एक ऐसा छावनी मान लीजिए, क्या कर लीजिए, छावनी मान लीजिए भी। किले का मतलब क्या था, छावनी, जहाँ पे आपकी सेना ठहरती है, उसको चारों तरफ से मोटी दीवारों से बनाया जाएगा, अंदर सेना वगैरह रहेगी, कई दिनों तक का उसमें राशन रहेगा भी। दुर्ग का मतलब किला, आज के जमाने में किला है, लेकिन उस समय आप एक छावनी मानकर चलिए भी। तो इन्होंने क्या कहा कि साम्राज्यों की सीमा पर दुर्ग युक्त नगर निर्मित किए जाते थे, ऐसे नगर बनाए जाते थे जिसमें दुर्ग हो भी। दुर्ग मतलब किला, और किले का मतलब है आपकी छावनी भी। आपको आगे बात समझ में, सीमाओं पर, ताकि कोई दुश्मन उस पर हमला न करे भी। साम्राज्य विस्तार हेतु कोई राज्य सर्वप्रथम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें विजित करने का प्रयास करता था, तो सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेगा, ये तो है नहीं कि आप अपने गांव में हैं और अपने गांव से 200 गांव छोड़ के आप आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करेंगे, तो पहले पड़ोसियों पर ही आक्रमण करता था अभी। शासक नदियों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, क्योंकि इससे उन्हें मूल्यवान संसाधनों के अधिकार के साथ साथ व्यापार से कर राजस्व भी प्राप्त होता था। अब व्यापारी क्या करते थे भी, जो अपना मान लेते हैं कि ये है भी आपका, नदियों पर अधिकार करने का प्रयास करते थे, नदियों के माध्यम से अपने सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते थे, बेच सकते थे, ठीक है। और दूसरा है कि टैक्स भी ले सकते थे। मान लेते हैं ये एक नदी है, इस राज्य पर, इस पर किसी राजा का अधिकार होगा, उसने कहा कि और राज्य भी यहाँ से अपना सामान भेजना चाहेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चलती थी, बात ये है कि उस टाइम व्यापार भी आपका होता था, तो ये टैक्स वगैरह उनसे ले सकता था, जैसे आज के ज़माने में लगता है टोल टैक्स। तो इसलिए क्या था कि हर जो शासक था वो आपकी नदियों पर, उन पर अधिकार करना चाहता था। नदियों से भी आपके क्या संसाधन प्राप्त होते थे, तो सारी चीज़ें इस प्रकार से वो नदियों पर, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था।
जब अनेक लघु राज्यों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता था, तब जिस राज्य के पास प्रबल सैन्य बल तथा विशेष संसाधन होते थे, वह अंतर सार्वभौमाधिपति बन जाता था। अब देखिए ध्यान से, उसने कहा कि जब अनेक लघु राज्यों में भी, जब छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने लगते थे ना, तो जब जो राज्य शक्तिशाली होता उनमें से, वह अंततः सार्वभौम अधिपति मतलब उन सबका राजा बन जाता था। भी उसके पास क्या होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। और यही चीज थी आपकी मगध में भी। सारे राज्य जो छोटे छोटे जनपद थे आपके, 16 जनपद हम जो पिछले अध्याय में पढ़ के आए हैं, तो वो आपस में लड़ रहे थे भी। तो उस टाइम मगध के पास क्या थी, एक शक्तिशाली सेना थी। सेना में हाथी थे, घोड़े थे, संसाधन थे उसके पास, पास जंगल थे, वन थे, उपजाऊ भूमि थी, और हाथी थे सेना में, लोहा भी वहां पे था। तो सारी चीजें वहां पे बेहतरीन थी। तो इसलिए मगध राज्य क्या था, बाकी राज्यों को उन्होंने हरा दिया, और वही आपका सबसे बड़ा साम्राज्य बना। आपसे पूछा कि मगध राज्य क्यों बना, और अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि मगध राज्य क्यों बना। भी आपको मर्द के पीछे ये थी भी, जो सेना हमने पढ़ी है, घोड़े पढ़े हैं, वन पढ़े हैं, पहाड़ी पढ़ी है, जो उसकी लोकेशन पढ़ी है पाटलिपुत्र की, ये सब चीजें उसको महत्वपूर्ण, सब सब राजाओं का स्वामी बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं भी। और साथ साथ ये सारी चीजें नहीं, उसके बाद आप जो आपके राजा हैं वो भी महत्वपूर्ण होने चाहिए, और राजा भी शक्तिशाली होने चाहिए, उनमें भी दिमाग होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि मगध हर बार क्या हो रहा, संसाधन क्या है, आपको एक वजह दे सकते हैं, लेकिन उपयोग आपको करना है भी। ठीक है, यदि आप उन संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करेंगे, आप बेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपका मौर्य वंश आया, उसके बाद और भी तो वंश आए थे, मगध में राज किया, वो लंबे समय तक क्यों नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने उसको अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया। उसके बाद गुप्त वाले आए, उन्होंने अच्छी तरह से प्रयोग किया, उन्होंने फिर साम्राज्य बना लिया, फिर उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, फिर वो चले गए। तो मगध में साम्राज्य थे, सॉरी संसाधन थे, जिन्होंने बेस्ट तरीके से प्रयोग किया जिन राज्यों ने, उन्होंने उसकी सहायता से आपका साम्राज्य स्थापित कर लिया भी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं व्यापार, व्यापारिक मार्ग तथा श्रेणियां, गिल्ड भी। दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य अभियान संचालित करना जितना सरल प्रतीत होता ना, वास्तव में उतना सरल नहीं होता। एक सेना का संचालन अत्यंत व्यय साध्य होता है। सैनिकों को भोजन, वस्त्र देने की आवश्यकता होती है, हथियारों तथा घोड़ों का पालन पोषण करना पड़ता है, सड़कों और नौकाओं का निर्माण करना पड़ता है, इत्यादि। इन सभी कार्यों का संपन्न करने तो पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य, सैनिकों पर नियंत्रण तथा संसाधनों तक पहुंच आवश्यक होती। अब देखिए, आप साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, आपने अपने पड़ोसी गांव को तो जीत लिया, लेकिन आपको दूर वाले राज्य को जीतना है, दूर वाले गांव को जीतना है। तो उसके लिए देखिए, आपके पास संसाधन होने बहुत जरूरी। आप पूरी सेना लेके जाएंगे, आपको रास्ता भी बनाना पड़ेगा, घोड़े भी लेके जाने पड़ेंगे, घोड़ों का चारा भी आपको चाहिएगा, ये नहीं घोड़े बिना चाय पिए। तो आप कितना महंगा चीज होते होंगे। तो यही है कि आपके पास पूरे संसाधन होने चाहिए, खाने पीने की चीजें जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो वहां पे दूरस्थ क्षेत्रों पर हमला करने के लिए ये सारी चीजें आपको चाहिएगी भी। अब देखिए, अब दूरस्थ क्षेत्रों में किस प्रकार से गएंगे भी? तो उसके लिए आपके लिए संसाधनों पर पहुंच होनी आवश्यक है, क्योंकि आपके पास संसाधन ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से दूसरे क्षेत्र पर, दूर वाले क्षेत्र को जीत सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब वहां पे हेल्प करेंगे भी। आपने एक गांव है 15-10-5 किलोमीटर वाले गांव को आपने जीत लिया, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अब आप जब आप हमला करने जाएंगे ना, तो यहाँ से थोड़ी कम सेना ले जाएंगे, और जो आपने 5 किलोमीटर पे गांव जीता ना, उससे कहेंगे कि हम 10 किलोमीटर वाले गांव पे हमला करने जा रहे हैं, अपनी सेना को तैयार रखना, थोड़ी सी सेना हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर वाले पे। फिर वो जब 15 किलोमीटर आ जाएगा, कहा कि हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, आप हमारे खाने पीने का प्रबंध करना, रुकने का सेना का, थोड़ी सी सेना आपकी देना, तो 15। इस प्रकार से वो राज्य को बढ़ाते हुए चलते थे, यदि राजा शक्तिशाली व बलवान और दिमाग वाला है तो भी। अब हम यह बात समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया कि जिनसे पैसा आता है भी, वे होती है आपकी आर्थिक गतिविधियां। विशेषकर उत्पादन और व्यापार किसी भी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, प्रजा की समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है भी। तो उसने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं भी, आर्थिक गतिविधियों में क्या, विशेषकर उत्पादन, कोई चीज बनाना भी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, व्यापार और व्यापार भी। ये नहीं कि चीजें बना लिया आपने तो उसका आपको व्यापार करना है, चीजें खरीदनी और बेचनी भी है। ये किसी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है भी, प्रजा के विकास के लिए भी, और आपके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कि आप बेहतरीन तरीके से आइए। अगर ये चीजें नहीं होंगी ना, तो आपके पास कोई संसाधन नहीं आएगा, आप गरीब हो जाएंगे, और आपकी जीवन की गुणवत्ता, आपके जो विकास है वो आपका रुक जाएगा।
ये चीज आपको समझ, दो चीजें बता दी, क्या क्या, एक तो आपका उत्पादन और एक आपका व्यापार। यह प्रत्येक सुशासक के चिंता का विषय होना चाहिए, प्रत्येक राजा को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, एक व्यापार और एक उत्पादन को, कि दो चीजें किस प्रकार से बढ़ाई जाएं भी। अतः संपूर्ण साम्राज्य में तथा इसके बाहर भी व्यापारिक मार्गों की स्थापना एवं नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा विविधता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों की आय तथा शासकों के राजस्व में वृद्धि होती है। अब देखिए किस प्रकार से होता भी, तो उसने कहा तो इस चीज दोनों चीजों के लिए राजा को चिंता करनी चाहिए भी। जो आपका उत्पादन है, उत्पादन तो राजा बढ़ा देगा, फसल है वो चीजें उनका काम है कि चीजें किस प्रकार से बनाई जाए, लेकिन व्यापार किस प्रकार से बढ़ाए, तो व्यापार बढ़ाने के लिए राजा को क्या करना चाहिए, संपूर्ण साम्राज्य के बाहर व्यापारिक मार्गों की स्थापना एवं नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है भी। कि व्यापारिक मार्गों की स्थापना करनी है कि वहां से व्यापारी आ जा सके, अगर कोई ऐसा इलाका जहाँ पे डाकू वगैरह रहते तो व्यापारी उस नगर में आए। ये देखिए ध्यान से, ये एक नगर है, वो एक नगर ये है, और मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यापारी आ रहे हैं व्यापार करने, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे जंगल है भी, ठीक है, और रास्ते में डाकू वगैरह रहते हैं, तो क्या ये व्यापारी इस नगर में आएंगे? आप कहेंगे सर कभी नहीं आएंगे। और एक राजा ने यहाँ की से लेके क्या बना दिया, रास्ता बना दिया, और यहाँ पे अपने सैनिक भी छेड़ दिए कि यहाँ पे अगर किसी ने हमला किया ना किसी व्यापारी के साथ तो खैर नहीं होगी, तो व्यापारी इस प्रकार से आएंगे। तो इस प्रकार से उन्हें व्यापारिक मार्ग की स्थापना करनी, उन पर नियंत्रण भी करना है। इससे व्यापार में जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा विविधता में वृद्धि होती है, और इससे क्या होगा कि यहाँ से कुछ ये चीजें लेके आएंगे वस्तु बेचने के लिए, और कुछ वस्तु इनसे खरीद के ले जाएंगे, तो यहाँ व्यापार उन्नत होगा और ज्यादा चीजें खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी। इससे राजा के पास जो जनता है वो भी कमाई करेगी, और साथ में जनता कमाई करेगी, तो जनता जितनी कमाई होगी उतना राजा का राजस्व भी बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। चीजें क्लियर? प्राचीन के संदर्भ में विचार करें तो उस काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या हो रही होंगी? साहित्यिक ग्रंथों में प्राकृतिक उत्खननों के आधार ये कह सकते हैं कि उस टाइम किस चीज का व्यापार होता होगा। अब तो आप बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उस समय क्या मिलता होगा? तो उस समय आपका ये वस्त्र है, आपके सुगंधित पदार्थ है, उत्पाद रतन, हस्तशिल्प की वस्तुएं, हाथों से बनाई हुई वस्तुएं, वो कुछ भी हो सकती है, मटका हो सकता है आपका, विविध पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं। यह व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था, अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग जल मार्ग दूरस्थ देशों में जाती थी। ये कहता है कि भारत तक नहीं था, हमने स्टार्टिंग में बताया था बातचीत में, दूसरे देशों के व्यापारी आए थे, जो आपका चीन था उससे रेशम का कपड़ा आ रहा था, तो इस प्रकार से दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता था। अब देखिए अधिकांश व्यक्तियों में व्यापारी पृथक रहकर अपना व्यापार नहीं करते थे, उन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि सामूहिक रूप से कार्य करना अधिक लाभकारी होता है, और इसी से श्रेणियों का विकास हुआ भी। अब देखिए श्रेणियां क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसने कहा कि अगर हम अलग अलग व्यापार करेंगे ना तो इसमें मजा नहीं आएगा अभी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा और चीजें खराब हो जाएंगी। तो उन्होंने समूह बनाया भी। श्रेणियां व्यापारियों, शिल्पकारों और साहूकार तथा कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे भी। उन्होंने क्या बना लिया? संगठन बना लिया। क्या बना लिया? संगठन बना लिया। अब देखिए मैं ध्यान से आपको समझा देता हूँ। ये व्यापारी हैं भी, ये क्या हैं? आपके व्यापारी हैं जो फसल खरीदते हैं भी, ठीक है। और कोई चीज ये आपके क्या है? किसान हैं जिनको अपनी फसल बेचनी है। अगर ये सारे होंगे तो आपस में इनकी बार्गेनिंग होगी भी। क्या होगी? बार्गेनिंग होगी कि मैं इतने भाव लूंगा, ये इतने लेगा, ये इससे ज्यादा करेगा, ये इससे ज्यादा। इन्होंने एक संगठन बना लिया भी कि हम जो गेहूं है ना वो 1,000 रुपए क्विंटल लेंगे भी। और ये किसानों का भी संगठन था, इन्होंने बना लिया कि हम 1,500 रुपए केजी बेचेंगे भी। आप कहेंगे सर अब तो व्यापार होगा ही नहीं। फिर इनके जो संगठनात्मक अधिकारी थे और इनके संगठनात्मक अधिकारी थे वो आपस में बातचीत कर लेते थे, और कोई एक फिक्स रेट कर लेते थे कि गेहूं का मूल्य हम 1,200 रुपए भी, ना आपकी चलेगी ना हमारी, 1,200 रुपए क्विंटल हम बेच देंगे। और ये था, लेकिन अगर जब तक इनकी श्रेणियां या गिल्ड्स नहीं थे ना, तब ये क्या करता? ये व्यापारी आता, ये कहता मैं तो 500 रुपए क्विंटल लूंगा भी। फिर ये जाता, ये 500 बोला, ये कहता मैं तो 600 ले लूंगा, 700। मतलब गड़बड़ हो सकता है कि इसको जरूरत हो तो ये 500 रुपए में इसको बेच देवे। पैसों की जरूरत होगी तो जल्दी से बेच देगा, क्योंकि इसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि लंबे समय तक अपनी फसल को रख सके भी। आपको आ रही बात समझ में? तो इन सभी को फायदा हुआ इस श्रेणियां बनाने में। व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकार, कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में एक प्रमुख
जो निर्वाचित होता था, निर्वाचित मतलब चुनाव होता था उसका, निर्वाचित मतलब चुनाव होता था, लोग चुनते थे, तथा कुछ कार्यकारी अधिकारी होते जिसमें सभी प्रकार के नैतिक गुण अपेक्षित थे, मतलब नैतिक गुण, ईमानदारी वगैरह ये चार चीजें होनी चाहिए। दो कारणों से व्यापारी श्रेणियां एक विशेष संस्था के रूप में मानी जाती थी। प्रथम, वे एक ऐसे लोग व्यक्तित्व करती थी जो परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहकर्मी बन जाते थे भी। तो मतलब अब वो क्या थे कि परस्पर वो अब एक दूसरे के कंपटीटर नहीं थे भी। जैसे आपको मैंने लाइन टू लाइन समझा रखा आपको कंप्लीट बुक। ये दो व्यापारी हैं, ठीक है, इनको कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, अब ये लगाएगा इसके 600 रुपए, ये लगाएगा फिर 700, और ये बेचना चाहता, जो बंदा बेचना चाहता ना, ये 750 में बेचना चाहता है इस चीज को। तो दूसरे व्यापारी ने फिर 700 लगाए, तो ये कहा मैं तुम्हें 800 दे दूंगा भी, ये कहेगा मैं तुम्हें 900 दे दूंगा। ये तो अगर दोनों एक होके आते और ये कहता है कि ठीक है हम 700 दे देते हैं, तो इसका रेट 750 था, 750 में मिल जाती। लेकिन कंपटीशन के कारण क्या हुआ, वो चीज उन्हें ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ी भी। लेकिन फिर उन्हें क्या बना ली, श्रेणी बना ली, और श्रेणी से क्या हुआ, ऐसे लोग एकत्रित कर जो परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहकर्मी बन जाते। तो उन्होंने यह समझ लिया था कि संसाधनों, बाजार की सूचनाओं, मांग, उपरती की स्थिति, श्रमिक व्यवस्था आदि का, ये सारी चीजें है ना, और काम भी बहुत सारे होते हैं भी। ये यहाँ पे एक बार मैप समझा देता हूँ आपको। उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो चीज आपको समझनी है, एक उत्तरापथ और एक आपका दक्षिणापथ। जो आपका येलो वाला है वो आपका दक्षिणापथ है, और जो आपका थोड़ा सा ब्लू टाइप है ये उत्तरापथ है भी। ये देखिए आपका ये दक्षिणापथ है आपका, जो यहाँ आपका पाटलिपुत्र है, श्रावस्ती की नजदीक, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, कौशाम्बी से होता हुआ उज्जैनी तक, यहाँ आपका दक्षिणापथ है। और ये आपका उत्तरापथ ऊपर तक्षशिला से आता हुआ। इस प्रकार से इस मैप को आपको एक बार जरूर देख लीजिए भी। चीजें क्लियर हो रही है आपको, समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, वो आप जरूर रख देवे। परस्पर साझाकरण सभी के लिए लाभकारी होता है। अब उन्होंने क्या कर लिया, जो भी व्यवस्थाएं थी सब, एक तो काम बट गए, दूसरा उनका कंपटीशन भी कम हो गया। तो इस प्रकार सभी के लिए लाभकारी होता है। द्वितीय, जैसा कि एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया, कृषक, व्यापारी, पशुपालक, साहूकार एवं शिल्पकार सभी अपने अपने वर्ग हेतु नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होते थे। वो अपने लिए नियम बना देते थे कि इस प्रकार से हम अपना कार्य करेंगे। दूसरे शब्दों में श्रेणियों को अपने आंतरिक नियमों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्ति। राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, और वह ऐसा करता भी क्यों, जब उसका व्यापार फल फूल रहा होगी। अब राजा हस्तक्षेप क्यों करेगा भी, राजा को चाहिए व्यापार, जो ग्रुप बना के वो व्यापार कर रहे थे ना, वो बहुत बढ़िया चल रहा था अभी, तो राजा बीच में हस्तक्षेप क्यों करे। राजा तो हस्तक्षेप जब करेगा जब राजा को नुकसान हो, राजा को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, राजा बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जो आपकी श्रेणियां थी, जो आपकी गिल्ड्स थे, वो अपने अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थे। श्रेणियां भारत के विशाल भूभाग पर विस्तृत थी और अनेक शताब्दियों तक विद्यमान रही। जब वे औपचारिक रूप से समाप्त हो गई, तब वे भारतीय व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावित करती रही। उसने कहा कि जब ये श्रेणियां समाप्त हो गई ना, इस प्रकार के समूह आपके समाज से गायब हो गए, मतलब समूह आपके टूट गए, तब भी वे इसको भारतीय व्यापार गतिविधियों को प्रभावित करते रहे, मतलब तब भी उनका असर रहा भी। इस प्रकार से उनकी जो प्रणाली थी, उन प्रणाली से लोग व्यापार करते रहे। यह प्रभाव आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता। आज भी तो आपकी यूनियन वगैरह हैं भी, है ना, संगठन हर चीज में भी। यह संस्था भारतीय समाज के स्व संगठित होने की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट है। कि स्व संगठित होना भी, भारतीय समाज जो आपका कोई भी आप देखते हैं यूनियन होती है आपकी भी, कोई आपकी सफाई वालों की यूनियन, कोई आपकी ड्राइवरों की यूनियन यूनियन, ठीक है। तो इस प्रकार क्या उनकी स्व संगठित, अपने आप संगठित होने की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन ग्रामीण इकाई जिसमें विविध समितियां एवं परिषदें होती थी, इस व्यवस्था का अन्य उदाहरण है भी। वस्तुतः कोई भी प्रभुत्व शासक तभी श्रेष्ठ का जब वह स्थानीय संस्थाओं को, अब देखना भी, यहाँ पे एक शासक की महत्वपूर्ण विशेषता दी है। तो उसने कहा कि शासक बढ़िया कब होगा, जब वो आपकी स्थानीय संस्थाएं है ना, उसको स्वायत्त रूप से काम करने दे। यदि वो संस्थाएं संतोषजनक से रूप से कार्य कर रही है, तो उसमें हस्तक्षेप न करे भी, ठीक है। कोई भी प्रबुद्ध शासक मतलब कोई भी राजा तभी श्रेष्ठ कहलाएगा जब उसके अधीन वाले लोग है ना, वो ग्रुप में करे, चाहे किसी प्रकार से काम करे, जो स्थानीय संस्थाएं वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है तो उनको करने दे, उनके बीच में काम में हस्तक्षेप न करे, वो राजा बढ़िया बताया गया है।
चीज़ें क्लियर है आपको? टाइम लग जाएगा लेकिन लेसन ऐसा करवा दूंगा कि आप याद रखेंगे भी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप चीज़ों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बता देना मुझे। अब मगध का उदय भी 6ठी से 4ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व भी 6ठी से 4ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व का उत्तर भारत में परिवर्तन का समय था। इससे पूर्व महाजनपद उत्तर में मध्य भारत के बड़े गणराज्यों तथा उनकी व्यवस्थाओं का संक्षेप अध्ययन कर चुके हैं। इन्हीं में से था एक मगध भी, आधुनिक दक्षिण बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र, जो कि एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा। कई राज्यों का विलय कर भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बना कि प्रथम साम्राज्य आपका मगध साम्राज्य था भी। तो आपके बहुत सारे आपके जनपद थे भी, क्या थे? बहुत सारे जनपद थे। यहाँ पे आसपास था आपका मगध भी, दक्षिण बिहार भी। दक्षिण बिहार है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ से बना देता हूँ। आपका प्रतीकात्मक मैप है ये भारत का, यहाँ से का आपका मगध था भी, दक्षिण बिहार का, और ये वाला आसपास का क्षेत्र ये मगध साम्राज्य बना भी। ठीक है। तो प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में उसका नाम था एक का अजातशत्रु। अगर आपको बेसिक फैक्ट पढ़ने हैं तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में जाए, यहाँ एक राजा का नाम दे रखा, वहाँ पूरे राजाओं के नाम दे रखे भी। दोस्तों शुरुआती उसका महत्वपूर्ण राजा था वो आपका अजातशत्रु था, जिसने मगध को शक्ति के केंद्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आसपास के जो छोटे छोटे आपके जनपद थे इनको जीता और मगध को विस्तारित करने का काम किया। वो आपका शुरुआती कौन था? अजातशत्रु। आपको नाम याद रखना है अभी। विश्व के दो महान धार्मिक व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, और जो आपका महावीर के नाम से और वर्धमान था महावीर, दोनों ही मगध सम्राट अजातशत्रु के समकालीन थे। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि जो आपका ये महात्मा बुद्ध थे और ये आपके महावीर थे, ये किस शासक के समकालीन, मतलब उसी समय में ये रहते थे वहां पे, उसी समय में ये भी था। तो ये थे आपके अजातशत्रु के में भी। भारत की सांस्कृतिक जड़ों में आप इसको पढ़ सकते हैं भी, इनकी शिक्षाओं को बारे में, हमने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। मगध साम्राज्य संसाधनों से समृद्ध, गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था। यहाँ उपजाऊ भूमि प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वन, हाथी जैसे महत्वपूर्ण पशु भी थे। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि लौह धातु का उपयोग कृषि एवं शुद्ध युद्ध कलाओं सहित अन्य परिवर्तनों का मुख्य कारण बना। ठीक है। तो यहाँ की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, ये हमें पता है भी, क्योंकि गंगा का जो मैदान थे ना, तो वहाँ पे जो गंगा द्वारा बहाकर मिट्टी लाई गई थी, उनसे मैदानों का निर्माण हुआ था। वो मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ थे, तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। दूसरा, यहाँ लोहा मिलता था। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर कृषि में भी हुआ भी। तो कृषि में किस प्रकार लोहे से जो यंत्र थे, पहले आपके मिट्टी वगैरह के बनाए जाते उसको पकाकर बनाए, लेकिन लोहे से लोहे के यंत्र बनाने लगे जो आपके बहुत लाभकारी सिद्ध हुए। उसके बाद औजार भी लोहे के बनाने लगे जो युद्ध में भी वृद्धि हुई, युद्ध में भी सहायक किए भी। निफ्ट के पर्वतीय क्षेत्रों से लोहे और अन्य खनिज संसाधन मगध साम्राज्य के विस्तार में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। लोहे के हल द्वारा भूमि की जुताई, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। पहले आपके हल, आपके पता आपको मिट्टी पकाकर बनाए जाते, लेकिन बाद में लोहे के हल हो गए ना, तो उससे जो मिट्टी की जो आप खुदाई करते हैं वो आसान हो गई लोहा होने से भी। ठीक है। उसको खेतों को जोतना आसान हो गया, तो आपकी फसल भी भरपूर हुई भी वहां पर। और उससे फिर क्या, हथियार भी बनाने में लगे लोहे से, और भी अलग अलग प्रकार के यंत्र हम लोहे से बनाने लगे भी। यहाँ पे एक देखना भी, उत्तर भारत के नगर कुशीनगर भी, आधुनिक कुशीनगर है आपका। पहले कुशीनारा कहा जाता कि घेराबंदी करते हुए, युद्ध करते हुए पैदल और घुड़सवार हाथियों पर संदर्शा। सांची के स्तूप है भी, यहाँ पे दिखाया गया किस प्रकार से घेराबंदी की हुई है सैनिकों ने भी। किसकी घेराबंदी की गई है? ये कुशीनगर की भी। इसका उद्देश्य बुद्ध के अवशेषों को पुनः प्राप्त करना था। पट्टी का बाएं के भाग में हाथी पर ले जाते हुए दिखाया जाएगा। और ये किस लिए किया था भी? ये किया था जो बुद्ध के अवशेष है भी, क्योंकि महात्मा बुद्ध था ना, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो यहाँ हुई थी, मल्ल शासक था। ठीक है। वहां कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्या करने आए थे? ये हमला करने आए थे और उनको चारों तरफ से घेर लिया था। और हाथी के अवशेष पे शायद यहाँ पे इनको ले जाते हुए दिखाया गया है, अवशेषों को भी। ठीक है। बुद्ध के अवशेष, और वहां फिर कहाँ रख दिए? सांची के स्तूप में वो रख दिए गए भी। अधिशेष अन्न उत्पादन ने लोगों को कला एवं शिल्प की ओर, अब था क्या, अब तक तो क्या था, खाने पीने की कमी चल रही थी, लोग खा पी रहे थे, मौज मार रहे थे। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया, फसल बहुत ज्यादा होगी, तो खाने पीने की टेंशन मिट गई। और खाने पीने की टेंशन मिटी तब ध्यान जाता बाकी चीजों के। ठीक है। पेट ही भूखा तो न उसको गाना सूझता, न चित्रकारी, कुछ नहीं करना। लेकिन जब पेट उनका भर गया ना, खाने पीने की टेंशन मिल गई, तो अब उन्होंने क्या किया, कला एवं शिल्प की ओर उन्मुख होने का अवसर प्रदान किया, जिनकी मांग साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह थी भी।
कला और शिल्प की भी और चीजें बनानी उन्होंने सीखी भी। गंगा तथा सोन नदियों से व्यापार की भौगोलिक लाभ मिलता था। गंगा और सोन नदियां थी क्योंकि इनका उपयोग यातायात के लिए किया जा सकता था। गंगा और सोन नदियां यातायात में बहुत ज्यादा सहायक थी। उनमें सामान रखे व्यापार अच्छे तरीके से वो कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। फलते फूलते व्यापार ने राज्य की आय में वृद्धि तथा मगध के उत्थान में योगदान दिया भी। ठीक है, इसके कारण क्या मगध के में बहुत ज्यादा तरक्की हुई भी। बाकी अन्य थे, उन्होंने के राजाओं ने फिर दूसरे जो आपके जनपद थे उनको हरा दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा पूर्व BCE, बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, लगभग महापदम नंद मगध में प्रमुखता से उभरे और उन्होंने नंद वंश की स्थापना की। महापदम नंद यहाँ से पूछ सकता है कि एक बार देखिए, आप इससे बेसिक समझ लीजिए न्यू एनसीईआरटी से। न्यू एनसीईआरटी वाले फैक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, लेकिन सारे फैक्ट करने तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और हो सकता है कि सरकार भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से न पूछ के न्यू एनसीईआरटी से पूछे। इसलिए न्यू एनसीईआरटी वाले तो एक एक फैक्ट आप याद रखें। एक शक्तिशाली राजा आप पढ़ चुके हैं अजातशत्रु के बारे में, और अब आपको पढ़ना है कि जिन्होंने महापदम नंद के बारे में भी। किसके बारे में? महापदम नंद ने, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी भी। और नाग वंश के बाद नंद वंश आया था। तो ये आप सिर्फ इतना याद रखें कि नंद वंश की स्थापना की थी। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को सफलतापूर्वक संगठित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पूर्वी भारत में भी किया, कि पहली बार पूर्वी भारत में अपने राज्य का विस्तार किसने किया था? महापदम नंद ने किया था। उनकी अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। उन्होंने अपनी आर्थिक शक्ति प्रदर्शन सिक्कों का प्रचलन किया था। ग्रीक विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि नंदवंश के पास एक विशाल सेना थी। उन्होंने अपने सिक्के भी चलवाए भी। यहाँ आपको नंदवंश के आपके ये सिक्के दे रखे हैं भी, ये देख सकते हैं। चांदी का एक आहत सिक्का भी। चीजें क्लियर आपको? नंदवंश के विभिन्न लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश का अंतिम शासक घनानंद अत्यंत धनवान होने के बावजूद अत्यंत अलोकप्रिय हो गया था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का उत्पीड़न व शोषण करता था। इस नंद वंश की प्राज्य तथा विशालतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के समाहित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया भी। तो उसने कहा कि इस वंश का जो शासक था लास्ट घनानंद, वो धनवान तो बहुत ज्यादा था भी। अगर मगध का होगा तो धनवान तो होगा ही, क्योंकि उपजाऊ भूमि ये सब चीजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो घमंडी हो गया था, और क्या हुआ था? प्रजा से अत्याचार करता था। और उसको क्या किया? क्योंकि उसकी हार ने ही वो हार गया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और फिर आपका स्टार्ट होगा अब मौर्य साम्राज्य भी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य बनाएगा अब। मौर्य साम्राज्य में इसके समाहित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया अभी। चीजें क्लियर आपको? यहाँ से अब उदय होगा मौर्य साम्राज्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है वो इसको हराएगा, किसको? घनानंद को। और मौर्य साम्राज्य की नींव बनेगी। और मौर्य साम्राज्य आपका एक विशाल साम्राज्य बनेगा भी। अब देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि भी। पाणिनि आपका बहुत ज्यादा व्याकरण है, ठीक है। समय लगभग 5वीं शताब्दी माना जाता है, जब नंदों का राज्य था। नंद वंश के समकालीन थे पाणिनि। उन्हें एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। जो आपकी व्याकरण अष्टाध्यायी की उन्होंने क्या की थी? रचना की थी। महत्वपूर्ण किताब आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने भी। जिन्होंने 3996 सूत्र के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियमों का संकलित है। जो आप में क्या आपकी संस्कृत व्याकरण किसमें सूत्र? इसमें 3996 सूत्र है। इसमें क्या है? ये संस्कृत व्याकरण। अब आप कहेंगे सूत्र क्या होता है? अभी ये वाक्यांश होते हैं जिनमें ज्ञान और महत्वपूर्ण विचारों का इस प्रकार संचितन का सहता समरण किया जा सके। और मतलब कि इस प्रकार से आपको एक लगा लीजिए शब्दांश है, शब्दों का अंश है। तो उनके माध्यम से जो हमारे विचार है, मूल्य है, उनका हम अगली पीढ़ी तक आसानी से प्रसार कर सके, होते आपके सूत्र। और कितने सूत्र है इसमें? ये आपको याद रखने 3996, लगभग आपके 4000 से 4 कम। पाणिनि की कौन सी? आपकी अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब जिसमें 8 अध्याय हैं भी। अब हम पढ़ते हैं यवनों का ग्रीक आक्रमण भी। क्या है? यवनों का ग्रीक आक्रमण। जब भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित मगध विविध घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या हो रहा था? यह भाग एक प्राचीन मार्ग के निकट स्थित था, जो अब देखिए, हम कौन से भारत को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इस भारत को भी, खासकर जो आपका बिहार के आसपास है आजकल भी। तो ये कहता है कि जब पूर्वी भाग में मगध विविध घटनाएं घटित हो रही थी, मगध में ये सब था कि आपका घनानंद आ गया था, महापदम नंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तब जो उत्तर पश्चिम भारत था ना, ये देखिए आपका इस भारत में क्या हो रहा था अभी, ये भारत आप पढ़ रहे हैं अभी।
क्या हो रहा था, यह भाग प्राचीन मार्ग के निकट स्थित था जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को भारत से जोड़ता था। यहाँ अनेक लघु राज्य विद्यमान थे। ग्रीक वृत्तांतों के अनुसार उन राज्यों में गौर पौरव वंश का प्रमुख था जिसके शासक राजा पुरुपोर्स था भाई। अब देखिए समझिए ध्यान से भी। अब हम पश्चिम भारत की ओर रुख करते हैं कि वहां क्या था भाई। ये देखिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए भी यहाँ पर तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग साम्राज्य थे आपके भी, क्या थे, अलग अलग साम्राज्य थे यहाँ पर। कि यहाँ पे आपका ये बैक्टीरिया का राज्य हो गया, ये सूसा हो गया, आयसूस, काला सागर, ये भूमध्य सागर। ये जो रास्ता था ना यहाँ पर भूमध्य सागर से होता हुआ यहाँ से फारस की खाड़ी के आसपास ये राज्य यहाँ पर भारत पहुंचते। ये आपका हाइडे स्पीच है, आप ध्यान रखना भी, हाइडे स्पीच। ठीक है, यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं अलेक्जेंडर का मार्ग, नदियां भी, तो ये आपकी नदियां हैं और ये अलेक्जेंडर का मार्ग था। कि इस प्रकार से अलेक्जेंडर से आपसे पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर कहाँ से आया था। इस चीज को देखिए, अलेक्जेंडर यहाँ से होता हुआ आया था और इस प्रकार से गया था और यहाँ पे राजा पोर्स था भी, आइडेस्पिज ये नदी थी आपकी। तो यहाँ से गया वो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से वो वापिस आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसका युद्ध हुआ था, यहाँ से फिर घूमता हुआ पंजाब, यहाँ से तट के होता हुआ यहाँ वो मकरान तट से वापिस लौट गया था। कई बार पूछा जा सकता है कि जो आपका ये सिकंदर था ये कहाँ से वापिस लौटा था, ये मकरान तट से वापिस लौटा था। यहाँ उसका हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था आपका किस नदी के किनारे ये चीजें क्लियर आपकी। तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। मैसेडोनिया एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने ग्रीस पर पूर्व में हुए फारसी आक्रमणों का बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया भी। अब देखिए हुआ क्या, घटनाएं क्या थी भी। ऊपर वाले आपको समझ में आ गई किस प्रकार से युद्ध होगा। तो यहाँ पे इस घटना को समझिए एक बार, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। मैसिडोनिया की युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक था, इसका नाम अलेक्जेंडर ने ग्रीस में पूर्व, ग्रीस पर पूर्व में हुए भी, जो ग्रीस था ना उस पर पूर्व में फारसी आक्रमण हुए थे भी। ठीक है, बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया। उस समय फारस शासित भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ भारतीय सैनिकों ने ग्रीक सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, दुश्मनी आई यहां से भी। ठीक है, तो ये लड़ रहा था फारस के खिलाफ भी, क्या था, फारसियों के आक्रमण। तो जो भारत के उत्तर पश्चिम में थे ना, भारत के उत्तर पश्चिम में कुछ फारस के लोगों ने आक्रमण करके वहां पे अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। आपको आ रही बात समझ में। ठीक है, तो जब इन फारसियों ने ग्रीक पर आक्रमण किया ना तो इसमें भारत के सैनिक भी लड़ने पहुंच गए, क्योंकि सैनिक तो भारत के ही भर्ती होंगे, क्योंकि फारसी ने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर राज कर रहे थे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां से गए भी, अलेक्जेंडर ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप वहां ग्रीक संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से फैला। उसका साम्राज्य 3 महाद्वीपों में विस्तृत हो गया था, जो विश्व के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में एक था। 3 महाद्वीपों में उसका साम्राज्य विस्तृत हो गया था भी। फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में प्रांतों के शासक क्षत्रप कहलाते थे भी। जो आपके वो क्या कहलाते थे, क्षत्रप कहते थे भी। जो आपके फारसी और जो ग्रीक साम्राज्य थे ना, तो जो उसके शासक तो थे, हमारे यहाँ तो राजा अधिपति वो आपको महाराजा धीराज ये सारी थी, लेकिन वहां पे क्या कहलाते क्षत्रप थे, जिन्हें सम्राट ने सुदूर प्रदेशों का प्रबंध करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। मात्र अधिकारी होने के बावजूद इन क्षत्रपों के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी। जो प्रांतों के शासक थे ना, छोटे छोटे भाग थे राजाओं के, जैसे साम्राज्य इसके उन्होंने भाग कर दिए, तो इस भाग के जो प्रशासक थे वो क्या कहलाते, क्षत्रप भी। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जो अलेक्जेंडर था वो जीतता गया और कहता गया तू इस राज्य पे शासन कर, तू इसको संभाल, इसको, उनको पीछे छोड़ दिया। और अधिकारी, ये सिर्फ अधिकारी थे अलेक्जेंडर के, लेकिन इनके पास शक्तियां बहुत थी, मतलब कि कर टैक्स करने की ये चीजें। ठीक है, शक्तियां ये मत समझना किसी देवता की शक्ति थी या कुछ और था, इनके पास अधिकार बहुत थे भी। इनके बाद क्षत्रपों के पास महत्वपूर्ण शक्ति स्वतंत्रता थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए इतनी बड़ी शक्ति का प्रयोग करना कैसे संभव था भी। तब युद्ध के उपरांत अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा, अब उनका क्या हो गया, युद्ध हो गया अभी अलेक्जेंडर का, जब वो यहां से आ रहा था ना, तो जब युद्ध के उपरांत
अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए तब पूर्ण तरह एक राजा की तरह। इस उत्तर से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उन्हें उनके ही राज्य का छत्रप नियुक्त कर दिया। अपने शिक्षकों की सहायता से राजा और पुरु अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध के विषय में और अधिक विवरण प्राप्त करें। अपने शोध के साथ साथ अब बताता हूं आपको युद्ध के बारे में कि जब वो आपका चिनाब नदी के आसपास पहुंचा था ना, तो वहां पे अलेक्जेंडर ने क्या कहा था, उसको संदेशा पहुंचाया कि राजा पुरु हाजिर हो और अब मेरी अधीनता स्वीकार कर लेवे। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने आपकी, उसने कहा कि मानता के बारे में सुना है भी और आप मेरे दीनता स्वीकार कर ले। तो राजा पुरु ने कहा कि बेशक आप अलेक्जेंडर होंगे, यदि आपने मुझे महान कहा तो आपसे मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। और राजा पुरु की सेना महानता से लड़ी थी भी। ठीक है, तो वो तब उसने जब देखो बहुत बड़ा राजा था, इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। राजा जो पुरु था वो इतना बड़ी सेना उनके पास नहीं थी, आखिर में हार होनी थी, लेकिन जब तक लड़ा बड़ी महानता से उन्होंने मुकाबला किया था। ये चीज आपको समझ में आ गई। तब जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया पुरु को, तो वह पूछा पोरस, पोरस या पुरु भी क्या है, पोरस भी बोलते हैं और पुरु भी बोलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उन्हें आपके पास कैसा व्यवहार किया जाए, उसने कहा कि मैं एक राजा हूं और मेरे साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया जाए। उसने कहा गिरफ्तार होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, आज से तू ही संभाल तेरे शासन को भी। ठीक है, और वो आपका मकरान तट होता हुआ वापिस लौट गया भी। फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह तथा राजनीतिक उथल का सामना करना पड़ा। जब वो फारस वापस आया ना, जीतता तो वो रहा, जीतता तो वो रहा भी। ठीक है, जब वो वापस गया ना, तो वहां पे जब वो ये भारत था आपका, 1 मिनट और खोलने में लगेगा अभी। क्लास 7 था आपका, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस। लेसन बड़ा हो गया थोड़ा सा, काफी है ना, लेकिन आपको चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी भी। तो 2-4 मिनट का और वापिस सॉरी होगा, तब आपका यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं, ताकि आपकी चीजें वहां तक आप पहुंच जाए भी। सबसे बड़ा लेसन है, लेकिन सबसे मजबूत रहेगा, सबसे शानदार तरीके से मैं आपको करवाऊंगा भी ये। थोड़ा सा स्किप करके आगे पहुंच जाना, 2-4 सेकंड, तब तक ये हमारा खुलता नहीं हो भी तब तक। चलो एक काम करेंगे, इससे जो आगे वाला है ये मैं आगे आपको एक और पार्ट में करवा दूंगा, सेकंड पार्ट में, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब पसीना देखिए, आपको एक बार पसीना दिख रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी मजबूरी को समझेंगे, अगले पार्ट में आपको ये कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।